हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रोहिणी जी अपने घर का ताला खोलकर अंदर आई। 1 महीने से बंद घर में हर तरफ धूल ने कब्जा जमा रखा था। सबसे पहले नवीन जी की तस्वीर को अपने आंचल से साफ किया। उन पर चढ़े फूल की माला को बगल में रख फोटो को सीने से लगाकर आंखें मीच ली। आज दिल कर रहा था कि खुद जो दहाड़ मार कर रोए और पूछे अपने पति से, जब सब कुछ आपको पता था तो मुझे अकेला छोड़कर क्यों गए? आप कहते थे कि हमेशा बेटा बेटा करती रहे। देख लेना, ये बेटे का बाप नहीं रहा तो बेटा भी नहीं पूछेगा। मुझे ही बहुत गुमान था अपने बेटों पे, पर अब मुझे हकीकत का आईना दिख गया। आप ही सही थे, मैं गलत थी। मुझे मेरे ही पापों की सजा मिली। आपका तिरस्कार करने का पाप किया था मैंने, उसी की सजा मिली है मुझे। रोहिणी जी की आंखों से अनवरत आंसू बहे जा रहे थे। जो कुछ बहू बेटे से अपमानित होने के थे तो कुछ अपने प्रायश्चित के। रोहिणी जी और नवीन जी के 2 बेटे थे, रोहित और मोहित। जब रोहिणी जी की शादी, उस वक्त नवीन जी एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर थे। नवीन जी के पिताजी रिटायर्ड हेडमास्टर थे। उनकी पेंशन आती थी। घर का जमीन जायदाद भी ठीक ठाक था। सब कुछ देखकर रोहिणी जी के पिताजी को रिश्ता पसंद आया और रोहिणी जी और नवीन जी की शादी हो गई। नवीन जी का कद कुछ कम था जो रोहिणी जी को पसंद नहीं था। शादी के वक्त भले ही किसी शिकायत करने की हिम्मत ना हुई, लेकिन शादी के बाद रोहिणी जी नवीन जी को हमेशा इस बात का ताना देती रहती। नवीन जी कहीं मोटरसाइकिल पर साथ जाने को कहते तो कहते मुझे नहीं जाना आपके साथ। कहीं बैलेंस बिगड़ गया तो जमीन तक पैर भी तो नहीं आता आपका कि मोटरसाइकिल संभाल ले। दोनों बेटों को बचपन से ही बॉर्नवीटा पिलाती। हमेशा एक्सरसाइज में लटकने वाली एक्सरसाइज करने को कहती। बेटों से कहती रोज एक्सरसाइज किया करो, नहीं तो पापा जैसे ही 1.5 बित्ते के रह जाओगे। नवीन जी जाने किस मिट्टी के बने थे। आज के पुरुष प्रधान समाज में जहाँ पुरुष स्त्री का एक बात नहीं बर्दाश्त करता, वहीं नवीन जी कभी रोहिणी जी से कोई शिकायत नहीं करते। रोहिणी जी हमेशा बेटों के पीछे ही लगी रहती। उन लोगों के पसंद का खाना बनाना, उन लोगों की हर फरमाइश पूरी करना, जैसे उसकी जिंदगी में बेटों के अलावा कुछ था ही नहीं। पढ़ाई का क्षेत्र भले ही नवीन जी का था। रोहित और मोहित मैट्रिक भी नहीं पहुंच पाया था कि नवीन जी की नौकरी चली गई। अब तो रोहिणी जी को और मौका मिल गया नवीन जी को खरी खोटी सुनाने का। रोहित के दादाजी की तबीयत ज्यादा खराब। रोहिणी जी नवीन जी को बोली, कोई काम धंधा तो है नहीं आपके पास, कम से कम बाबूजी का सेवा ही मन से किया कीजिए। उन्हीं की पेंशन से तो घर चल रहा और रोहित और मोहित की पढ़ाई हो रही। अगर वो अभी लुढ़क गए तो पता नहीं मेरे बेटों का क्या होगा। जब तक मेरे दोनों बेटा अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए तब तक बाबूजी का अच्छे से सेवा कीजिए। नवीन जी कहते, इतनी चिंता मत करो, सेवा तो अपने बाबूजी का मैं जी जान से करूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि उनकी पेंशन का मुझे लाभ है, बल्कि इसलिए कि वो मेरे पिताजी हैं। नौकरी गई तो क्या हुआ, मेरी शिक्षा तो है ना मेरे पास। मैं घर पर ही ट्यूशन लेना शुरू कर, पैसे तो आएंगे ही। और क्या करिएगा, अपने जैसे बेटों को भी बनाइएगा जैसे खुद का कोई निश्चित आय नहीं। अभी तक भटक ही रहे वैसे ही बेटों को बनाइएगा। मैं नहीं होने दूंगी ये सब। मेरे बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पति ससुर से लड़ झगड़ कर दोनों बेटों को इंजीनियर बनाई। दोनों बेटे बाहर नौकरी करने लगे। लेकिन रोहिणी जी ये नहीं, जिन बेटों के सामने उसके पिता की इज्जत वो नहीं करते, वो बेटा क्या अपने पिता की इज्जत खाक करेंगे? वो बेटा क्या अपने पिता की इज्जत करेगा? और क्या वो उनकी भी इज्जत करेगा? यही सबसे बड़ी गलती कर गई रोहिणी जी। बेटे बाहर जाकर नौकरी करने लगे और वो अपनी दुनिया में मगन रहने लगे। नवीन जी से तो बात ही नहीं करता कोई। रोहिणी जब भी फोन करती तो अक्सर फोन उठाता ही नहीं। कभी उठाता तो थोड़ा बहुत बात करके व्यस्त होने का बहाना करके फोन रख देता। रोहिणी जी अब भी नवीन जी से बेटों के पक्ष में ही बात करती। रोहिणी जी आजकल के बच्चे, मैं अगर मर जाऊं तो आपको मुड़कर देखने भी नहीं आएंगे। रोहिणी जी कहती, ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्वास है मुझे मेरे बेटों पे, अभी व्यस्त हैं इसीलिए बात नहीं कर पाते। रोहित अपने ऑफिस में साथ काम करने लड़की मधु के बारे में माँ को बताया, या कहा जाए कि अपना निर्णय सुनाया कि वो उससे शादी करना चाहता। माँ बाप के पास हाँ कहने के अलावा रास्ता ही क्या था। सबकी उपस्थिति में रोहित और मधु की शादी हो गई। शादी के 1 सप्ताह बाद ही रोहित और मधु बेंगलुरु चले गए। मोहित भी बेंगलुरु में ही जॉब करता था। रोहित के दादाजी का भी निधन हो गया। घर में सिर्फ रोहिणी जी और नवीन जी ही रह गए। नवीन जी चाहते थे कि रोहिणी जी उनके पास बैठे बात करें, लेकिन रोहिणी जी का कभी स्वभाव तो ऐसा था ही नहीं कि पति के साथ आराम से बैठकर कुछ शांति से बात करें। सुबह का चाय नवीन जी ही बना देते, क्योंकि अब काम का ज्यादा प्रेशर नहीं रहने की वजह से रोहिणी जी देर से ही उठती। नवीन जी चाय बनाकर रोहिणी जी को उठाते, उठिए रोहिणी जी चाय बन गई, पी लीजिए। कौन सा पहाड़ तोड़ना इतनी सुबह उठकर, रख दीजिए पी लूंगी। जवाब मिलता नवीन जी को। एक दिन नवीन जी को किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। सुबह चाय बनाकर रोहिणी जी से बोले, आज नाश्ता जरा जल्दी बना दीजिए, जमीन के कागज के काम से बाहर जाना है। धूप का समय ज्यादा देर भूखे रहने से चक्कर आने लगते हैं।
आप तो जानती है कि बाहर के खाने से मुझे परेशानी हो जाती, जाइएगा तो उधर ही रह जाइएगा क्या? मेरी भी उम्र हो गई, जल्दी जल्दी काम नहीं होता, कोशिश करती हूँ। रोहिणी जी आदत से मजबूर लेट से ही उठी। नवीन जी को लेट हो रहा था, वो बिना खाए ही मोटरसाइकिल से निकल गए। रोहिणी जी खाना बनाकर नहा धोकर पूजा भी कर ली। दोपहर होने को चला, लेकिन अब तक नवीन जी वापस नहीं आए। भले ही लड़ती झगड़ती थी, लेकिन थी तो पत्नी। चिंता भी कर रही थी और कुड़कुड़ भी। मिल गया होगा कोई, बस गप्पे लड़ा रहे होंगे। घर की तो कोई चिंता ही नहीं, आए जितनी देर से आना मुझे क्या। शाम होने को, लेकिन अभी तक नवीन जी घर नहीं आए। अब रोहिणी जी भी सच में चिंतित हो रही थी। कुछ अनहोनी मन सोच घबरा रहा था। सोच ही रही थी कि अब कहाँ से खबर लूं। अपने किसी दोस्त का नंबर भी तो नहीं देते। उसे अपनी गलती भी महसूस हो रही थी कि मैंने ही कभी उनके दोस्त का नंबर नहीं मांगा। एक एक पल अब भारी हो रहा था कि हॉस्पिटल से फोन आया। हेलो, क्या आप नवीन जी की मिसेस बोल रही हैं? उनका गंभीर एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। नवीन जी का मोटरसाइकिल को एक ट्रक ने धक्का दे दिया था। उनका बहुत गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। एक पहचान वाले ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। नवीन जी के पास एक छोटी सी डायरी से रोहिणी जी का फोन नंबर मिल गया, जिससे रोहिणी जी को सूचना मिल सके। रोहिणी जी हॉस्पिटल पहुंची। नवीन जी की ऐसी हालत में देखकर जैसे शून्य सी हो गई। नवीन जी के पूरे शरीर में पट्टी बंधी हुई थी, मुंह से ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा था और कुछ भी मशीन लगा था। रोहिणी जी को पता भी नहीं था वे नवीन जी को ऐसी हालत में देखेंगे, कभी कल्पना भी नहीं की। उनकी आंखों के सामने वे नवीन जी का चेहरा घूम रहा था, जिन्हें वे अधिकार से डांट सकती थी और जो बस मुस्कुराकर उनकी बातों को टाल जाते। पर धीरे धीरे खुद को संभालना तो था ही, वहां कोई और था भी नहीं उसे संभालने के लिए। आसपास के लोग थोड़ी देर बैठकर चले गए। रोहित और मोहित को फोन की। रोहित बोला, अच्छा कोशिश करता हूँ आने की। मोहित भी बोला, छुट्टी तो नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ। नवीन जी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। 4 दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर। नवीन जी जिंदगी की जंग हार गए। पिताजी के गुजरने वाले दिन दोनों बेटा पहुंचे। नवीन जी का अंतिम संस्कारगत क्रियाक्रम तो रोहित और मोहित वही रहे। उसके बाद वापस जाने की बात होने लगी। रोहिणी जी को विश्वास दोनों बेटों को पालने, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए सब दिन पति से लड़ती थी। पिता के नहीं रहने पर दोनों बेटा माँ पर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन ये क्या, रोहित का सवाल उसे जोर का झटका लगा। रोहित बोला, मम्मी मैं कल निकल जाऊंगा, ऑफिस से ज्यादा छुट्टी नहीं मिली। मोहित भी कल निकलूंगा, मुझे भी छुट्टी 4 दिन की ही मिली थी। दोनों में से किसी ने मम्मी को साथ चलने को नहीं कहा। रोहिणी जी बोली, बेटा अभी अभी तेरे पापा गुजरे, मैं अकेले यहाँ कैसे रह पाऊंगी। रोहित बोला, मम्मी मेरा घर बहुत छोटा, जानती हो कि बंगलुरु में कितनी महंगाई। मोहित तो अकेला रहता, तुम उसके यहाँ चली जाओ। मोहित बोला, कैसी बात करते हो भैया, मैं बैचलर हूँ, मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर पर पार्टी करते। मम्मी को कहाँ वो सब अच्छा लगेगा, फिर मैं अकेला रहता हूँ तो कोई घर में रहता भी नहीं, मम्मी अकेले अकेले बोर हो जाएंगी। रोहिणी जी बोली, ठीक कह रहा है बेटा, बहू के साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाऊँ, मैं रोहित के साथ अभी कुछ दिन रहूंगी। रोहित अब करता भी क्या, मजबूरी रोहिणी जी को अपने खड़लीवा लाया। रोहिणी जी को देखते ही मधु का पारा चढ़ गया। काम का बहाना पाकर ससुर के निधन पर भी नहीं गई थी। रोहित से बोली, तुम्हें पता नहीं कि हमारा घर कितना छोटा, उस पर तुम इन्हें ले आए, अब रखोगे कहाँ। रोहिणी जी उम्मीद नहीं थी कि बेटा कि यहाँ आने के बाद बहू का ऐसा स्वागत करेगी। अरे कोई नहीं, एडजस्टमेंट हो जाएगा, डोंट वरी, जो करना हो तुम ही करना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। 2 कमरे में एक रूम का सामान एक साइड का रोहिणी जी के लिए जगह बनाया गया। रोहिणी जी उसी में एडजस्ट कर ली। दूसरी सुबह उठी तो रोहित और मधु दोनों ही सो रहे थे। 10 बज गए, चाय तक का पता नहीं। नया जगह था तो रोहिणी जी को भी कुछ देखा हुआ नहीं था, तो खुद ही चाय बनाकर पी लें। यहाँ तो रोज सुबह नवीन जी चाय बनाकर उसे उठाते। 11 बजे लगभग मधु उठी तो रोहिणी जी बोली, बहुत देर से उठते तुम लोग। हम लोग पूरे सप्ताह काम करते, आज शनिवार है तो लेट से उठेंगे ही ना। रोहिणी जी डर सह भी नहीं पाई कि उसे चाय चाहिए। रोहिणी जी अपने पति के साथ बिताए एक एक पल याद आ रहा था, कैसे वो अपने घर में थाक से रहती थी। कोई उसे एक शब्द नहीं कह सकता था, सबको डांट कर रखती थी। पति का तो कभी कदर ही नहीं की, पति ही उसकी सब बात चुपचाप सुन लेते थे। सब दिन बेटों के लिए मरती रही, आज वही बेटा बहू के यहाँ डर से एक शब्द नहीं बोल पाती। अब ये रोज का सिलसिला बन। रोहिणी जी रोहित के बहू से रोज अपमानित हो रही थी। रोहित कुछ बोलता तो मधु रोहित को ही उल्टा सुना देती। रोहित जी को अपनी छवि मधु में दिख रही थी। वो भी तो कभी ससुर पति की इज्जत नहीं की, सास तो थी नहीं, कम से कम ससुर की इज्जत तो करती। इतना सीधा साधा पति मिला, लेकिन अपने व्यवहार के कारण उसके प्यार की मान न रख पाई। सामने अमृत का समंदर पड़ा था और मैं अपने आप को विष के खड़े में डुबो कर रखी थी। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। पटना, रोहिणी जी का घर बेंगलुरु से इतना दूर था कि अकेले आना भी मुश्किल था। मधु के बुरे व्यवहार से आहत रोहिणी जी मोहित को फोन कर रही कि वो वहाँ नहीं रह सकती। क्या वो मोहित के यहाँ कुछ दिन रह सकती है? मोहित बोला, मम्मी मैं यहाँ रहता हूँ, दिन भर ऑफिस में रहता, तुम यहाँ दिन भर अकेले क्या करोगी? सबसे अच्छा तुम पटना क्यों नहीं चली जाती? तुम कहो तो घर भले ही मैं पहुंचा सकता हूँ। तुम पापा के साथ रहती ही, कब थी जो नाटक कर रही कि पापा नहीं है तो अकेले कैसे रहूंगी। तुम तो पापा के साथ रहकर भी अकेली रहती थी, तो अब ये नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ, तुम भी वहाँ शांति से रहो और हमें भी शांति से जीने दो। मोहित की बात रोहिणी जी को कोई जवाब समझ
नहीं आया, सिर्फ बोली ठीक है बेटा मुझे घर पहुंचा दो। रोहिणी जी ये बात रोहित और मधु से कही कि मोहित आ रहा उसे घर पहुंचाने। दोनों सुनकर ऐसे जैसे सिर से बला टली हो। 2 दिन बाद मोहित आया और उसके साथ रोहिणी जी घर के लिए निकल गईं। पटना पहुंचकर मोहित बोला मम्मी कल ही मुझे वापस जाना होगा, घर में इतने दिनों से बंद है तो वहां तो परेशानी होगी, मैं तुम्हें घर तक पहुंचाकर किसी होटल में रुक जाता हूँ, सुबह सुबह ही निकलना। रोहिणी जी अब कुछ कहना भी नहीं चाह रही थी उन लोगों से। ऐसा करे सब ठीक है बेटा जैसा तुम ठीक समझो। मोहित घर तक रोहिणी जी को छोड़कर होटल चला गया। रोहिणी जी नवीन जी के सामने रख चाहती थी कि बहुत सारी बातें करें, क्यों मेरी बातों पर गुस्सा नहीं करते थे, क्यों मैं उस दिन कह दी कि जाइएगा तो उधर ही रह जाइएगा, क्या मेरी ही काली जुबान आपको लग गई, कितनी ही बातें जो नहीं बोलना चाहिए थे मैं बोल गई आपके लिए, क्यों नहीं रोका मुझे, मैं माँ बन अपने बेटों के लिए आपकी अवहेलना करती रही, आज उसी की सजा मिली है मुझे, कुछ गलत नहीं हो रहा मेरे साथ, जो बोई हूँ वही काश मैं आपके रहते आपके प्यार की आपके अच्छे व्यवहार की कद कर ली होती। आज मेरे पास पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं। बेटों ने तो भ्रम तोड़ दिया, जिन बेटों पे इतना नाज करती थी उन लोगों ने तो मुझे बोझ समझकर छोड़ दिया। काश आज आप होते तो हम लोग इस उम्र में एक दूसरे का सहारा बनते। अब तो ये पहाड़ से जिंदगी मुझे अकेले ही काटना पड़ेगा, सबके बिना तो जितने दिन की भी जिंदगी बची पहाड़ ही लगेगी ना। इस पछतावे के साथ ही मुझे अकेले जीना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक कहानी थी, उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद है लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.